जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 जो चल रहा है उसमें मॉक टेस्ट संख्या 67 लेके आया हूं। तो इससे पहले मैंने जो भी मॉक टेस्ट अपलोड किए उनकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, अभी जो 27 तारीख की पहली शिफ्ट हुई थी एसएससी जीडी की, 27 जनवरी पहली शिफ्ट, इसका एनालिसिस अभी बाकी है या आपका सुबह एनालिसिस आपको दे दिया जाएगा। साथ साथ कल जो वीडियो आएगी एसएससी के लिए जीडी के लिए, वो मैं वीडियो अपलोड करूंगा भारत के त्यौहार की। जो त्यौहार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो बहुत क्रिस्प जानकारी के साथ में आपको मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। कौन से आज के प्रश्न है? 20 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके जीडी के एग्जाम में, तो उन 20 प्रश्नों का अभ्यास करते हैं विद एक्स्ट्रा डिटेल के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। लंबाडी, लंबाडी किस राज्य का नृत्य है? दोस्तों लंबाडी के बारे में बताना है कि कहाँ का नृत्य है। दोस्तों सही जवाब होगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है लंबाडी, और ये आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में बंजारा जनजाति के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें क्वेश्चन थोड़े ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप याद रखें आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। दोस्तों आंध्र प्रदेश के बारे में ना 2-3 चीज़ें आप याद रखिएगा। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत में भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा था जो गठित किया गया था। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश है दोस्तों। और आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई? तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बना था भाषा के आधार पर। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश जो है इसका एक डांस और आपके एग्जाम में आता है वीर नाट्यम। तो वीर नाट्यम कहाँ का डांस है? आंध्र प्रदेश का। एक आप याद रखना दप्पू, दप्पू कहाँ का डांस है? आंध्र प्रदेश का। एक आपसे पूछेगा ढिमसा, ढिमसा कहाँ का डांस है? तो दोस्तों ढिमसा भी आंध्र प्रदेश का डांस है। तो भाषा के आधार पर भारत में सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। यहाँ का लोक नृत्य है वीरनाट्यम, दप्पू, ढिमसा। और एक और याद रखिएगा, इसको मैं साफ कर देता हूँ। एक है आपका दोस्तों घंटा मर्दाला। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? दोस्तों आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है घंटा मर्दाला। क्लियर? और आंध्र प्रदेश की राजभाषा क्या है दोस्तों? आंध्र प्रदेश की राजभाषा है तेलुगु। आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों आंध्र प्रदेश में ना एक जगह है नेल्लोर। और कभी आपसे पूछा जाए कि भारत में झींगे की राजधानी किसे कहा जाता है, तो आप याद रखना कि भारत में झींगे की राजधानी कहा गया है नेल्लोर को। भारत में झींगे की राजधानी किसे कहा जाता है? तो नेल्लोर को कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आंध्र प्रदेश में ना आपको गुंटूर याद रखना है, गुंटूर। तो आंध्र प्रदेश में गुंटूर क्या है दोस्तों? गुंटूर जो है यहाँ पे भारत का तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। गुंटूर में भारत का तंबाकू अनुसंधान केंद्र है, आप याद, राजमुंद्री में पड़ता है ये आपका, तो ये आप याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश में गाँव है कुचिपुड़ी। दोस्तों कुचिपुड़ी एक गांव का नाम है, और इस गांव के नाम पर एक डांस की उत्पत्ति हुई है जो क्लासिकल है। तो कुचिपुड़ी गांव के नाम पर कुचिपुड़ी डांस आंध्र प्रदेश से उत्पन्न हुआ है, आप याद रखिएगा। यहाँ का राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। तो लंबाडी डांस आपसे पूछा गया है, आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अब जो भी प्रश्न आएंगे उनमें ऑप्शन होंगे आपके। तो अगला प्रश्न है, उस अम्ल की पहचान करें जो पाचन में मदद करता है। दोस्तों कौन सा अम्ल है जो पाचन में मदद करता है? सही जवाब क्या होगा दोस्तों? आपका सही जवाब होगा HCl अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जो पाचन में मदद करता है। दोस्तों हमें जो खट्टी डकार आती है भोजन करने के बाद में, उस डकार में किसकी मात्रा होती है? तो आपने देखा होगा, ये होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये पेट में बनता है और ये पाचन में सहायक होता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों लिखा गया है, मैं कुछ जो ऑप्शन की बात कर लूँ दोस्तों, एसिटिक अम्ल, इसका सूत्र बहुत आता है आपके एग्जाम में, तो इसका आप याद रखना CH3COOH, CH3COOH। और एसिटिक अम्ल को हम सिरके का अम्ल भी बोलते हैं। सिरके का अम्ल किसे कहा जाता है दोस्तों? एसिटिक अम्ल को सिरके का अम्ल कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। तो सिरके का अम्ल है एसिटिक अम्ल। क्लियर? अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCOOH, HCOOH। एक चीज़ मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो चींटी होती हैं, बिच्छू, ततैया, बिर आदि के काटने से आपको जो अम्ल चढ़ता है वो होता है फार्मिक अम्ल। सूत्र जरूर याद रखिएगा, HCOOH। और फार्मिक अम्ल का अन्य नाम क्या है दोस्तों? फार्मिक अम्ल का हम नाम मैथेनोइक भी होता है। अगर फार्मिक अम्ल ऑप्शन में नहीं लिखा तो आपको मैथेनोइक भी ऑप्शन में लिख सकता है। तो मैथेनोइक अम्ल जो है ये फार्मिक अम्ल का ही नाम होता है। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर आपसे पूछा जाए कि किंग ऑफ केमिकल किसे कहा गया, व्हाट इज किंग ऑफ केमिकल? दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, H2SO4। दोस्तों जो लेड बैटरी नाम सुने होंगे,
लेड बैटरी, जो सीसा संचायक बैटरी होती हैं उनमें कौन से अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था कि कौन सा अम्ल है जो पाचन में मदद करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी बैडमिंटन स्टार के नाम से फेमस है पीवी सिंधु। दोस्तों पीवी सिंधु, इनका पूरा नाम क्या है? पुरसला वेंकट सिंधु। तो पुरसला वेंकट सिंधु ये इनका पूरा नाम है और ये आंध्र प्रदेश से आती हैं आपकी, आप कह सकते हैं वर्तमान में तेलंगाना, उस टाइम पे ये आंध्र प्रदेश था। तो आंध्र प्रदेश में जन्मी थी पीवी सिंधु, बैडमिंटन खेलती हैं और ये भारत के इतिहास में एकमात्र महिला खिलाड़ी है जो 2 बार लगातार ओलंपिक मेडल जीत चुकी हैं। एक बार 2016 में जीती थी रियो ओलंपिक 2016, और एक 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें जीती हैं। ठीक है, 2020 का टोक्यो ओलंपिक, तो ये आप याद रखिएगा। दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए कि मीराबाई चानू ये कौन सा खेल खेलती हैं, तो दोस्तों इनका खेल आ सकता है आपके एग्जाम में। मीराबाई चानू मणिपुर की हैं, इतना जरूर याद रखिएगा, मणिपुर, और ये वेट लिफ्टिंग करती हैं। इनका भार वर्ग है 49 किलोग्राम। मीराबाई चानू मणिपुर की खिलाड़ी हैं और ये 49 किलो भार वर्ग में खेलती है, याद रखना इसके बारे में। मैरी कॉम ये भी मणिपुर की हैं और ये बॉक्सिंग करती हैं, मुक्केबाजी, सुपर मॉम के नाम से फेमस है, ये भी आप याद रखना। सुपर मॉम किसे कहा गया? तो मैरी कॉम को कहा जाता है सुपर मॉम। दुती चंद, दोस्तों दुती चंद धावक हैं, दुती चंद उड़ीसा की हैं, आप याद रखिएगा। दोस्तों मैं बात करता हूँ इस शब्द के बारे में, ये जो शब्द आपका लिखा हुआ है ओलंपिक, आपसे पूछा जाएगा दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई है एथेंस से। वर्ष 1896 में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए, मॉडर्न ओलंपिक गेम, याद रखना। क्या भारत इन आधुनिक ओलंपिक खेलों का हिस्सा था 1896 में? नहीं दोस्तों, भारत ने 1900 के पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था, जब नॉर्मन प्रिचर्ड नाम का एक अंग्रेज भारत की ओर से खेलने गया था। तो भारत ने 1900 के पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था, आप याद रखिएगा। क्लियर? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैट में आया था आपका ये। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लॉज़ेन में है, लॉज़ेन। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कब बनी थी? 23 जून को बनी थी 1894 में, 23 जून 1894 को बनी थी। अब क्वेश्चन कभी आए कि ओलंपिक दिवस कब होता है? दोस्तों ओलंपिक दिवस होता है 23 जून को। क्यों होता है? क्योंकि ओलंपिक कमेटी बनी थी, इसलिए होता है। क्लियर? और ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने साल के अंतराल पर होता है? 4 वर्ष के अंतराल पर, ये भी आप याद रखना, पूछा जाता है आपसे। तो आपसे पूछा गया था कि 2 बार ओलंपिक पदक जीतने वाली पीवी सिंधु। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, किस समूह को पहले पैराफिन नाम दिया गया था? दोस्तों कौन सा ऐसा समूह है निम्नलिखित में से कि जिसका नाम था पैराफिन? तो दोस्तों आपका सही होगा एल्केन। एल्केन का नाम पैराफिन होता था, ये भी आप याद रखना। और एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n, CnH2n+2, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, जैसे आपका मैथेन है, मैथेन के साथ में आप एथेन ही ले लें, C2H4 होता है उसका, तो ये आप याद रखिएगा। एन का मतलब जो भी है, यहाँ 1 2 3 हो सकता है, तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n। दोस्तों यहाँ पे ना आपका लिखा गया एल्कोहल, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा एल्कोहल है दोस्तों जो शराब बनती है जिससे, तो वो है आपका एथिल अल्कोहल। C2H5 एक अल्कोहल है और इससे शराब बनाई जाती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, पूछ लेता है एग्जाम में कि शराब बनाने में कौन सा अल्कोहल यूज होता है, तो वो है आपका C2H5OH, एथिल अल्कोहल। तो पैराफिन किसका नाम है? एल्केन का नाम है। नेक्स्ट क्यों चलते हैं, क्वेश्चन है सकेरनी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों सकेरनी उत्सव होता है आपका ऑप्शन सी नागालैंड में मनाया जाता है। सकेरनी उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों मैं बात करूं नागालैंड की, 1 दिसंबर 1963 को एक राज्य के रूप में, मतलब कौन सा नंबर का राज्य बना था? 16वां राज्य है, तो 16वें राज्य के रूप में नागालैंड अस्तित्व में आया था, याद रखिएगा। दूसरा, नागालैंड की राजभाषा है अंग्रेजी। दोस्तों भारत में सबसे पहला राज्य कौन सा था जिसने अंग्रेजी को राजभाषा बनाया? तो नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों नागालैंड से एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि नागालैंड में जो मतलब 2011 की जनगणना थी, दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या माइनस में थी? तो माइनस में जो जनसंख्या थी वो नागालैंड की थी, -6% इसमें कमी देखी गई, तो ये भी आप याद रखिएगा। और नागालैंड से क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो 1 दिसंबर 1963 को एक त्यौहार पूछेगा नागालैंड का, हॉर्नबिल। दोस्तों बहुत फेमस त्यौहार है, बहुत आता है एग्जाम में। हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों हॉर्नबिल त्यौहार, इसे त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है और ये नागालैंड में मनाया जाता है। कितने दिन तक? 10 दिन तक।
1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक ये होता है। नागालैंड में इंटांकी नेशनल पार्क भी है, ये भी आप याद रखना। इंटांकी नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो नागालैंड में है, ठीक है। और दोस्तों नागालैंड में ना एक त्यौहार आपको और याद रखना, वो है मोत्सू। मोत्सू त्यौहार नववर्ष के रूप में मनाया जाता है नागालैंड में। तो मोत्सू उत्सव कहाँ का है? नागालैंड का है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, क्लियर। तो सकेरनी उत्सव पूछा गया था नागालैंड। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया ऑप्शन में बिहार। बिहार का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है छठ पूजा। छठ पूजा, ये भी आप याद रखें। साथ साथ आपको याद रखना है बिहार में और वो त्यौहार है, त्यौहार नहीं मेला है दोस्तों, सोनपुर। सोनपुर का मेला। अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो बिहार का सोनपुर का मेला है, आप याद रखना। बिहार के 2 डांस याद रखिएगा दोस्तों, एक आपसे जटा जटिन पूछ सकता है एग्जाम में। जटा जटिन कहाँ का डांस है? तो बिहार का। एक आपसे विदेशिया पूछ सकता है, विदेशिया कहाँ का डांस है? बिहार का। एक आपसे पूछ सकता है सामा चकेवा, तो सामा चकेवा भी कहाँ का डांस है? दोस्तों बिहार का ही डांस है सामा चकेवा, याद रखना इसके बारे में, ठीक है। तो बिहार के बारे में आप ये याद रखें। तमिलनाडु के दोस्तों मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ जो आपको अभी के लिए याद रखनी है। एक इसकी मार्शल आर्ट याद रखनी है, मार्शल आर्ट। दोस्तों क्वेश्चन आए कि सिलंबम किस राज्य की मार्शल आर्ट है, तो आप याद रखना सिलंबम, इसमें लाठी ली जाती है हाथ में, लाठी से होती है ये। तो सिलंबम तमिलनाडु की मार्शल आर्ट है, क्लियर। सिलंबम तमिलनाडु की मार्शल आर्ट है। और तमिलनाडु का एक डांस है कुम्मी। कुम्मी एक डांस है करगम, करगम। और एक डांस है यहाँ का भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तो क्लासिकल डांस है यहाँ का। तो भरतनाट्यम, कुम्मी, करगम कहाँ के डांस हैं? तमिलनाडु के, क्लियर। स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा यहाँ से ना एक क्वेश्चन पूछेगा कि तमिल समुदाय का नया साल क्या है। दोस्तों तमिल का नया साल होता है आपका पुथांडु। तो कभी क्वेश्चन आए कि पुथांडु किस राज्य का नया साल है? तमिलनाडु का नया साल है पुथांडु। और तमिलनाडु का एक त्यौहार याद रखिएगा थाईपुसम, इसमें भगवान मुरुगन की पूजा होती है, भगवान मुरुगन की पूजा होती है, आप याद रखना। सकेरनी उत्सव पूछा गया था नागालैंड का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा गया है निम्नलिखित में से किसके द्वारा आत्म शुद्धि आंदोलन, अच्छा शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। दोस्तों शुद्धि आंदोलन क्या था कि ऐसे लोग जो अपना हिंदू धर्म बदल चुके हैं तो उनको हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। शुद्धि आंदोलन उन लोगों के लिए था जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया तो उनको वापस हिंदू बनाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया था, दयानंद सरस्वती। दोस्तों दयानंद सरस्वती को एक उपनाम मिला है भारत का मार्टिन लूथर। तो कभी क्वेश्चन आए कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया? दयानंद सरस्वती। 10 अप्रैल 1875 को इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी। 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की है। और आर्य समाज की स्थापना कब कहाँ हुई थी? बम्बई में। आर्य समाज की स्थापना बम्बई में हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा दोस्तों, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो की गई है ये किसके द्वारा की गई है? तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ हिंदी भाषा में लिखा गया, याद रखना, ये दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया। तो शुद्धि आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? दयानंद सरस्वती। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जो है इन्होंने सत्य शोधक समाज की शुरुआत की थी। तो सत्य शोधक समाज जो कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ था, जातिवाद के खिलाफ था, उसके लिए सत्य शोधक समाज इन्होंने स्टार्ट किया था 1873 में। तो ये भी आप याद रखना, सत्य शोधक समाज कब स्टार्ट किया? 1873 में। और ज्योतिबा फुले ने एक किताब लिखी है, मराठी भाषा में लिखी गई है, गुलामगिरी। ये बड़ी फेमस किताब है और बहुत आती है एग्जाम में। तो ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी किताब लिखी है मराठी भाषा में, याद रखना दोस्तों। ज्योतिबा फुले की पत्नी है सावित्रीबाई फुले और इन्होंने 1848 में सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था पुणे में, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों विवेकानंद लिखा गया है, विवेकानंद इनका मूल नाम है नरेंद्र नाथ विवेकानंद का मूल नाम है। और इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी कलकत्ता में। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी आपकी विवेकानंद ने, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। विवेकानंद का बचपन का नाम याद रखना नरेंद्र नाथ। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है? दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को।
12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, पूछा जाए आपसे। और विवेकानंद जो है ना ये 1893 में गए थे शिकागो में, और इन्होंने वहाँ पे विश्व जो धर्म सम्मेलन थी उसको संबोधित किया था, ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था, दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से, अच्छा अनुच्छेद 280 से क्वेश्चन है, तो अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है दोस्तों, अनुच्छेद 280 संबंधित है भारत के वित्त आयोग से। तो वित्त आयोग का गठन किया गया है अनुच्छेद 280 में। दोस्तों वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है ये वित्त आयोग का गठन करता है। और वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है दोस्तों, 5 वर्ष के लिए होती है, ये भी आप याद रखना। पहला वित्त आयोग भारत में कब गठित हुआ था, 1951 में। अध्यक्ष कौन थे इसके, केसी नियोगी। भारत में पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके केसी नियोगी। ये बहुत आता है एग्जाम में क्वेश्चन, रट लेना, इसको रट लेना। 1951 में भारत में पहला वित्त आयोग गठित किया गया जिसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। और अभी कौन है, अभी है आपके एनके सिंह। 15वां वित्त आयोग चल रहा है। वित्त आयोग का काम क्या होता है दोस्तों, वित्त आयोग का काम है टैक्स का बंटवारा करना, कर का बंटवारा करना, या जो ग्रांट्स मिलती हैं राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा उनका बंटवारा करना। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग की बात करूं तो अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। चुनाव आयोग की बात करूं तो अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख है। और अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 में इसका उल्लेख है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति आयोग, क्लियर दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया ऑप्शन में कि अनुच्छेद, देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको, भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो ये सब आपको पता है, आलिया भट्ट को भी पता है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसीलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। अच्छा, 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे, कितने अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे। दोस्तों याद रखिएगा 16 अनुच्छेद थे जो 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे, ठीक है। ये पूछा जा चुका है एग्जाम में क्वेश्चन, तो आपको भी याद रखना कि कितने अनुच्छेद थे जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे, 16 अनुच्छेद। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि मूलतः संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे, जब संविधान सभा द्वारा बनाया गया तो कितने अनुच्छेद थे, तो 395। और अभी कितने वर्तमान में, तो इनकी संख्या बढ़ चुकी है और ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 448 है। वर्तमान में 448 अनुच्छेद हैं, ये भी आप याद रखना, ठीक है। संविधान दिवस कब होता है, 26 नवंबर को। भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को होता है, आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपसे पूछा गया था अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का उल्लेख करता है। नेक्स्ट प्रश्न, मुडियट्टू किस राज्य की नृत्य शैली है। दोस्तों मुडियट्टू एक ऐसा डांस है जो यूनेस्को की सूची में शामिल है, दिस वन, तो ये है आपका केरल। मुडियट्टू केरल का डांस है, आप याद रखिएगा। दोस्तों केरल के क्या और भी डांस हैं, हाँ आपको याद रखना थय्यम। थय्यम डांस कहाँ का है, केरल का। आपको याद रखना थुलाल, थुलाल। और दोस्तों थुलाल को गरीबों की कथकली कहा जाता है। मैं इसको स्टार लगा रहा हूँ, इसको नाम याद रखना कि गरीबों की कथकली किसे कहा गया है। दोस्तों गरीबों की कथकली कहा जाता है थुलाल को, याद रखना। और केरल का एक डांस और याद रखना, अलेल्ला कराड़ी। अलेल्ला कराड़ी कहाँ का डांस है दोस्तों, केरल का डांस है अलेल्ला कराड़ी। पूछा जाए तो आप इसको याद रखिएगा। दोस्तों देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कथकली, कथकली, कोलकली, कोलकली, मरगमकली, मरगमकली, पुक्कली, पुलीकली, कुछ समझ में आया। मतलब आप एक शब्द देख रहे होंगे कली, अगर किसी भी डांस में कली शब्द दिखाई दे, आंख बंद करके गोला काला कर देना, कौन सा है, वो केरल का डांस है। तो ये आप याद रखना, कली वाले सारे डांस केरल के होते हैं, याद रखिएगा इसके बारे में। और केरल का नया साल पूछा जाए आपसे, बिशु पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। बिशु केरल का नया साल है, ये भी आप याद रखना। और यहाँ का एक त्यौहार बड़ा फेमस है, मकर विलक्कू, सबरीमाला के मंदिर में लगता है, ये भी आप याद रखिएगा, मकर विलक्कू। और केरल का फेमस त्यौहार ओणम। ओणम कहाँ का त्यौहार है दोस्तों, केरल का ही त्यौहार है ओणम, ये भी आप याद रखना। केरल जो है यहाँ पे कोचीन है। अगर क्वेश्चन आए कभी कि अरब सागर की रानी किसे कहा गया है, दोस्तों कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा गया है, तो कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है, याद रखना इसके बारे में क्वेश्चन। तो केरल का डांस है मुडियट्टू। अच्छा केरल की राजभाषा क्या है, मलयालम। केरल की राजभाषा मलयालम है। और मलयालम 2013 में शास्त्रीय भाषा बनी थी भारत की।
6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम और ओडिसी। तो मलयालम 2013 में शास्त्रीय भाषा बनी थी, याद रखना, आपसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका झारखंड। झारखंड का नया साल याद रखिएगा सरहुल। सरहुल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो झारखंड में। राजस्थान का एक मेला याद रखिएगा, वो है आपका पुष्कर मेला। और इससे भी इम्पोर्टेंट गणगौर उत्सव, ये काफ़ी आता है राजस्थान में। गणगौर उत्सव कहाँ होता है? तो राजस्थान में गणगौर उत्सव मनाया जाता है। बाकी असम का डांस है सतरिया, सतरिया डांस असम का है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था मुड़ियट्टू कहाँ का है? केरल का। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खेल में युवकों की भीड़ क्रोधित सांड को काबू करती है? दोस्तों, युवकों की भीड़ एक क्रोधित सांड को काबू करती है। आप खेल देख सकते हैं, कौन सा खेल है दोस्तों? ये खेल आपका जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू एक ऐसा खेल है और ये तमिलनाडु में होता है। जब जल्लीकट्टू तमिलनाडु में पोंगल के अवसर पर होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि जल्लीकट्टू जो है इसमें युवकों की भीड़ एक क्रोधित सांड को कवर करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पारंपरिक खेल है, बहुत आता है एग्जाम में। जल्लीकट्टू कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है, पोंगल के अवसर पर होता है। दोस्तों, अब बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ आपको। देखो, पोंगल के बारे में क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में जीडी में, तो आपको क्या याद रखना है पोंगल से? तो नॉर्मली क्वेश्चन सबको पता होता है कि पोंगल कहाँ का त्यौहार है, तो पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। पहला क्वेश्चन बनेगा कि पोंगल कितने दिन तक मनाया जाता है? दोस्तों, पोंगल मनाया जाता है 4 दिन तक। अब 4 दिन में जो पहला दिन होता है इसको बोलते हैं भोगी पोंगल। भोगी पोंगल, पोंगल का पहला दिन भोगी पोंगल कहलाता है। और इसमें हम किसकी पूजा करते हैं? इंद्र की पूजा करते हैं। तो क्वेश्चन कभी आए कि पोंगल की शुरुआत कौन से पोंगल से होती है? भोगी पोंगल से। दूसरा पूछेगा दूसरे दिन का पोंगल कौन सा होता है? सूर्य पोंगल। दोस्तों, दूसरे दिन के पोंगल को कहा जाता है सूर्य पोंगल। अच्छा, तीसरा दिन का पोंगल क्या होता है? मट्टू पोंगल। मट्टू पोंगल, मट्टू पोंगल में किसकी पूजा होती है? बैलों की पूजा। मट्टू पोंगल में बैलों की पूजा होती है। तो 3 दिन हो गए। चौथा पोंगल होता है कन्नुम पोंगल। कन्नुम पोंगल, तो ये आप याद रखना, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि पोंगल जो हम मनाते हैं वो 4 दिन तक मनाया जाता है, ये कब कब होता है? तो आप याद रखना 4 दिन तक। पहला पोंगल भोगी पोंगल है, दूसरा सूर्य पोंगल है, तीसरा मट्टू पोंगल है। और मट्टू पोंगल में किसकी पूजा होती है? बैलों की। और कन्नुम पोंगल, तो ये तमिलनाडु में 4 दिन तक होता है। स्क्रीनशॉट लें, बाद में रट लेना इसको। तो पोंगल 4 दिन तक होता है। चारों का क्रम याद रखिएगा, पहला भोगी, दूसरा सूर्य, तीसरा मट्टू और चौथा कन्नुम पोंगल। क्लियर? तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, यहाँ पे ना तमिलनाडु के बारे में आपसे एक क्वेश्चन ये पूछेगा। तमिलनाडु की बात हो रही है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। तमिलनाडु के जो सीएम है उनका नाम है M.K. स्टालिन। ठीक है, और M.K. स्टालिन जो हैं इन्होंने अपनी किताब लिखी और अपनी आत्मकथा लिखी एक्चुअल में। तो M.K. स्टालिन की आत्मकथा है उंगालिल ओरुबन। उंगालिल ओरुबन, ये किसकी आत्मकथा का नाम है? तो M.K. स्टालिन जो तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इनकी आत्मकथा का नाम है। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि तमिलनाडु की राजभाषा क्या है? दोस्तों, तमिलनाडु की राजभाषा है तमिल। और तमिल 2004 में भारत की शास्त्रीय भाषा बनी थी। तो कभी क्वेश्चन आए कि भारत में सबसे पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी? तो तमिल थी, याद रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक है? दोस्तों, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक तिलक भी थे, महादेव गोविंद रानाडे थे। तो कौन से और संस्थापक हैं? तो इनमें जो दोस्तों जी आगरकर, गणेश इनका पूरा नाम था, गणेश कुछ नाम है, जी आगरकर, ये आप याद रखना। इन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, 1884 में। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? पुणे में। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का मुख्यालय पुणे में था, ये भी आप याद रखें। दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है आपका एजुकेशन। बात करता हूँ इस शब्द की। एजुकेशन मतलब शिक्षा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब होता है, तो आप याद रखिएगा भारत में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन 11 नवंबर। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो मतलब शिक्षा है संविधान के अनुसार वो कौन सी सूची में आता है, तो दोस्तों शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आता है, ये भी आप याद रखना। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब होता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है 24 जनवरी को। कभी क्वेश्चन आए तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों राज्यसभा का बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सही जवाब क्या होगा दोस्तों? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और ये उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। दोस्तों बात करूं राज्यसभा की, भारत की राज्यसभा कब गठित हुई थी? दोस्तों राज्यसभा जो गठित हुई भारत में पहली, वो 3 अप्रैल 1952 को गठित हुई थी। तो राज्यसभा का गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। याद रखना दोस्तों, राज्यसभा जो है ये हमारी संसद का उच्च सदन है, ये भी आप याद रखना। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपको 30 साल की आयु कम से कम होनी चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। और राज्यसभा स्थायी सदन भी है, राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती है, ये भी आप याद रखिएगा। तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए क्या राज्यसभा की कोई स्पेशल पावर है? हाँ, आपको याद रखना आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने की शक्ति राज्यसभा के पास है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा कर सकती है और अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के चलते भारत में 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं वर्तमान में। दोस्तों आईएएस होता है, आईपीएस होता है और आईएफएस होता है। तो 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं वर्तमान में है। आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा को ये पावर दी गई है कि वह अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन या इनका समापन कर सकती है। आईएफएस दोस्तों वन सर्विस है, यहाँ पे विदेश सर्विस नहीं है, याद रखना। तो आपसे पूछा गया है राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। और राज्यसभा के सदस्य कब, कितनी साल की एज में? 30 साल की एज में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 65.46। दोस्तों अगर भारत की साक्षरता दर पूछे तो भारत की साक्षरता दर है 74.04। इसमें मेल लिटरेसी रेट कितनी है दोस्तों? 82.14 है। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 82.14 पुरुष साक्षरता दर है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ये आप याद रखना। 74.04 ये एवरेज है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जब भारत आज़ाद हुआ था, मतलब 1947 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो 1947 में भारत की साक्षरता दर थी 12%। 12% भारत की साक्षरता दर थी, ये आप याद रखिएगा, क्लियर। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि साक्षरता दिवस कब होता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखना। 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास है? दोस्तों एशियाई शेर जो मिलते हैं वो मिलते हैं आपको गिर नेशनल पार्क में। गिर नेशनल पार्क, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुजरात में। तो एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास जो है वो आपका गिर नेशनल पार्क है, गुजरात में, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कैबू लामजाओ नेशनल पार्क दुनिया का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क है, ये तैरता नेशनल पार्क है दोस्तों, और ये कहाँ पर आपका? मणिपुर में। कैबू लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है, ये भी आप याद रखें। यहाँ पे लिखा गया भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये उड़ीसा में है। और खारे पानी का मगरमच्छ भारत में कहाँ पाया जाता है? तो भीतरकनिका नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पर आपका? ये है आपका असम में। तो काजीरंगा असम में, गिर गुजरात में है। और ये आपसे पूछा गया था एशियाई शेर गिर में है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको पता है कि विश्व शेर दिवस कब होता है? विश्व शेर दिवस कब होता है? बताओ, चलो सोचो। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। 10 अगस्त को मनाया जाता है शेर दिवस। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ पे बाघ और शेर दोनों मिलते हैं। अभी तो हम चीता भी ले आए हैं नामीबिया से, और 1-2 दिन में आ जाएगा आपका, मतलब अब जो चीता आएगा वो दक्षिण अफ्रीका से आएगा, वो भी आप याद रखना। दक्षिण अफ्रीका चीता मंगा रहे हैं हम, पहले नामीबिया से लेके आए थे। तो आपसे पूछा गया था एशियाई शेर गिर नेशनल पार्क में। और ये पूछा जाए कि कौन से जिले में है, तो गिर नेशनल पार्क मुख्यतः जूनागढ़, अमरेली और गिर सोमनाथ जिले में, गुजरात के। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया ये है आपके बांसुरी वादन करते हैं। तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन में प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। सितार के लिए तो आपका एक नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? सितार। तबला के लिए आप याद रखिएगा जाकिर हुसैन तबला वादन करते हैं। अल्लाह रखा कुरैशी भी हैं, ये भी आप याद रखना। मोहन बीणा विश्व मोहन भट्ट कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो विश्व मोहन भट्ट जो बजाते हैं वो आपका मोहन बीणा बजाते हैं। आपसे पूछा गया था हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन करते हैं, और इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म इलाहाबाद में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष और ये थी आपकी श्रीमती एनी बेसेंट। वर्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इन्होंने कमान संभाली थी और ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिलाएं थी, ये भी आप याद रखना। अच्छा, क्वेश्चन आए कि भारत मतलब पहली भारतीय महिला जो आईएनसी की चीफ बनी थी वो थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन में आईएनसी की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी, ये भी आप याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला एनी बेसेंट और पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। इन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है, 1885 में बम्बई में हुई थी और इसके संस्थापक कौन है? ए ओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ये भी आप याद रखना। क्लियर? तो आपसे पूछा गया था पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कहाँ से आई थी? आयरलैंड से। कहाँ से आई थी? आयरलैंड से आई थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संसद का सत्र डैश डैश से शुरू होता है। दोस्तों हमारी संसद का सत्र जो शुरू होता है वो किससे शुरू होता है? क्या जवाब होगा आपका? दोस्तों याद रखना प्रश्नकाल। हमारी संसद का जो कार्यवाही होती है, हमारी संसद की कार्यवाही में जो पहला समय स्टार्ट होता है वो प्रश्नकाल से स्टार्ट होता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी संसद में जो प्रश्नकाल स्टार्ट होता है वो कितने बजे से स्टार्ट होता है, तो आप याद रखना दोस्तों 11 बजे से लेकर 12 बजे का जो समय होता है वो प्रश्नकाल होता है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 11 बजे से 12 बजे का समय प्रश्नकाल कहलाता है, याद रखना। ठीक है, और प्रश्नकाल जब होता है दोस्तों तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर हम मौखिक देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है उनको क्या बोलते हैं? दोस्तों तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न जो होते हैं इनका आंसर मौखिक रूप से दिया जाता है, आपको लिखित आंसर देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो तारांकित प्रश्न आप याद रखना, मौखिक उत्तर दिया जाता है इनका, ये पूछा जाता है आपसे। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका शून्यकाल। शून्यकाल ये 1962 में भारत की संसद में शुरू हुआ था और 12 बजे से शुरू होता है आपका। शून्यकाल जो होता है ये 12 बजे से शुरू होता है और इसमें जो है सबसे ज़्यादा मुद्दे उठाए जाते हैं देश हित के सबसे ज़्यादा मुद्दे उठाए जाएंगे। 12 बजे से 1 बजे का काल शून्यकाल होता है, आप याद रखिएगा। दोस्तों मैं बात करूं, क्या आपसे पूछा जाए क्या कोई आर्टिकल है जो संसद के बारे में उल्लेख करता है? हाँ, अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारत की एक संसद होगी जो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होगी। भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होगी। तो कभी क्वेश्चन आए कि भारत में संसद के कितने अंग हैं? संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति। आर्टिकल 79 ऐसा कहता है। ठीक है, संसद को लोकतंत्र का मंदिर भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि लोकतंत्र का मंदिर किसे कहा गया? संसद को। तो संसद का सत्र शुरू होता है प्रश्नकाल से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दोस्तों प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, मतलब क्या है कि एक साल में सूर्य का प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है, दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर दोस्तों एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर, आप याद रखिएगा। दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई? दोस्तों सीमा सड़क संगठन बीआरओ बोलते हैं इसे, ये बना था 1960 में। 7 मई 1960 को सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई और ये रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ये भी आप याद रखना। 1969 इसरो की स्थापना हुई है। 1958 डीआरडीओ की स्थापना हुई थी, डीआरडीओ। 1966 दोस्तों 1966 में भारतीय वन सेवा जो अखिल भारतीय सेवा है, भारतीय वन सेवा की शुरुआत 1966 में हुई थी। तो ये सारे बिंदु आपको याद रखने हैं। तो बीआरओ ये 7 मई 1960 को बना है। बीआरओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्लियर? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम है सीमा वाले क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 2022 के विधानसभा चुनाव में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की पार्टी का नाम क्या है? दोस्तों भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं और इनकी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी कब बनी थी? 2012 में। चुनाव चिन्ह इनका झाड़ू, चुनाव चिन्ह है झाड़ू। संस्थापक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है आपकी, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका चुनाव चिन्ह झाड़ू है और ये भगवंत मान है आपके। ठीक है, अच्छा दोस्तों यहाँ ना मैं आपको बता दूं बीजेपी लिखा गया है। बीजेपी कब बनी थी? 6 अप्रैल 1980 को, और ये क्वेश्चन जीडी में आपसे पूछा जा सकता है जल्दी। बीजेपी की स्थापना कब हुई? 6 अप्रैल 1980 को हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। तो भगवंत मान की पार्टी है आम आदमी पार्टी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, आईपीएल की शुरुआत कब हुई? दोस्तों आईपीएल की शुरुआत कब हुई ये हमें बताना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
2008 में आईपीएल की शुरुआत की गई है, याद रखेगा। और अभी जो आईपीएल 2022 हुआ था, किसने जीता था? गुजरात ने। 2022 का आईपीएल गुजरात ने जीता था, जिसके कैप्टन थे हार्दिक पांड्या। ये भी आप याद रखिएगा। तो आईपीएल क्रिकेट के लिए होता है, 2008 में स्टार्ट हुआ था। और अभी ना 2023 में जो आईपीएल होने वाला, उसमें सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? पंजाब की टीम ने खरीदा सैम करेन को 18.5 करोड़ रुपए में। ये आप याद रखना। प्रीति जिंटा की टीम है पंजाब किंग्स 11 पंजाब जो है, ये आपका प्रीति जिंटा की टीम है, और इसमें सैम करन को सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदा गया है। तो आईपीएल 2008 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी? दोस्तों, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। और ये कहाँ पे बना था? अलीगढ़ में। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में बना था 1875 में। ये आप याद रखना। तो सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ आंदोलन इन्होंने चलाया था, अहमद खान ने। ठीक है, तो ये अलीगढ़ में बना था 1875 में। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान का नाम किसने रखा था? दोस्तों, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम रखा था। पाकिस्तान का नाम किसने रखा? 1933 में पाकिस्तान का नामकरण किया था चौधरी रहमत अली ने। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखा गया ऑप्शन में। तो आपसे पूछा जाए भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनकी जयंती राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में होती है। खान अब्दुल गफ्फार खां, ये लाल कुर्ती संगठन इन्होंने चलाया था। खान अब्दुल गफ्फार खां लाल कुर्ती संगठन से संबंधित है, और इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। ये भी आप याद रखना। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां का नाम है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए ना कि भारत में सबसे पहली बार किस विदेशी को वो मिला था भारत रत्न, तो आप याद रखना, खान अब्दुल गफ्फार खां पहले विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें 1987 में भारत रत्न मिला था। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों, मैंने अभी एक क्वेश्चन आपको बताया कि पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने लिखा था। अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान शब्द का मतलब क्या है, ये जो नाम रखा इसका मतलब क्या था? दोस्तों, पाकिस्तान का मतलब बताता हूँ आपको। देखो, पी से मतलब था पंजाब। पंजाब वाले क्षेत्र की मांग मुस्लिम लीग ने की थी। ए से मतलब था अफगानिस्तान। ए से मतलब है आपका अफगानिस्तान। के से मतलब है कश्मीर। एस से मतलब है सिंध। एस से मतलब है आपका सिंध। और तान से मतलब है बलूचिस्तान। तो दोस्तों, इन 5 क्षेत्रों को मिला के पाकिस्तान शब्द गढ़ा गया था। पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिस्तान, के फॉर कश्मीर, एस फॉर आपका सिंध, तान मतलब बलूचिस्तान। तो याद रखना, कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि पाकिस्तान का मतलब बताओ, तो पाकिस्तान क्षेत्रों का नाम था जो मुस्लिम लीग ने मांग की थी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये बनाया था सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न। बस दोस्तों, यही थे आपके 20 प्रश्न। आई होप ये सेशन आपको मजेदार लगा होगा, अच्छा लगा हो ये सेशन आपको, तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे आपके जीडी के एग्जाम में। तो जल्दी मिलता हूँ आपको। सुबह वाली जो क्लास आएगी वो फेस्टिवल पे होगी आपकी, तो वो मेरे साथ बने रहिएगा आपका। तो चलिए, अगले मॉक टेस्ट के साथ मिलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।